हेडिंग डाल दो, इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन में ही हेडिंग है इंक्रीजिंग फंक्शन, लॉगरिथमिक वाला सारा मामला खत्म। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, नाम ही काफी है उसका कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअसली क्या करेगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। लेकिन एक शब्द उसमें जुड़ा हुआ है, केवल और केवल इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यह भी पॉसिबल है कि डोमेन के कुछ पॉइंट पर फंक्शन बराबर भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस ग्राफ से समझो, मान लो ये डोमेन का पहला पॉइंट है x1, ये हो गया x2, अगला हो गया x3, फिर हो गया x4, और इस तरीके से x5, x6, ये सारे डोमेन के अंदर मौजूद कोई पॉइंट है, और डोमेन x1 से लेकर के x6 तक है। फंक्शन हमारा कैसा है, ये यहां से यहां तक ऐसे गया, और इसके बाद x2 से लेकर के x3 तक वो कांस्टेंट रहा, इसके बाद फिर वो क्या करता है, यहां से यहां इंक्रीज करता है, और x5 से लेकर के x6 तक कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां पर पता ये चलता है कि अगर हम ग्राफ पर हाथ का मूवमेंट देखें तो या तो वो इंक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट बना है, या फिर इंक्रीज कर रहा है फिर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू एक बार जो हो गई उससे नीचे नहीं आ रही। एक बार इसने जो वैल्यू अटेम्प्ट कर ली, फंक्शन ने इनपुट देने के बाद उसने एक वैल्यू अटेम्प्ट की, ये वैल्यू हो गई एफ ऑफ x1। फिर हम आगे बढ़ते हैं, x2 तक जाने के दौरान इसकी वैल्यू लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और x2 पर आकर के वैल्यू हो गई एफ ऑफ x2। इनपुट पर यह आपका आउटपुट हुआ। इसके बाद x2 से लेकर के x3 तक ये आउटपुट बदलता ही नहीं है, हर बार कितना बना है, एफ ऑफ x2, यानी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ x3, बराबर बना रहा है। लेकिन जैसे x3 से आगे का इनपुट दिए, वैल्यू फिर से बढ़ने के लिए शुरू हो चुकी है। तो ये फंक्शन अपने डोमेन के पॉइंट पर बढ़ रहा है, फिर बराबर हुआ, बढ़ रहा है, बराबर हुआ, इसकी वैल्यू एक बार जो हो गई उससे नीचे नहीं जा रही है। तो ये फंक्शन मेरा कैसा कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि बीच में कई बार कई सारे पॉइंट पर वैल्यू आपस में कैसे जा रहे, बराबर। जिस दिन ये वैल्यू बराबर होना भी बंद कर दे, फंक्शन लगातार बढ़ता हुआ रहे, उस दिन वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। वो हम अलग से लिखाएंगे, ठीक, मोनोटोनिसिटी पे उसको लिखाएंगे। चलो लिखने की शुरुआत करो। लिखना, when for y is equal to f of x, when for y is equal to f of x, output f of x, output f of x increases, increases by increasing the input, by increasing, by increasing the input, by increasing the input कह रहे हैं when for y is equal to f of x, अगर आपके फंक्शन y is equal to f of x के लिए आउटपुट f of x increases, जो आपकी वैल्यू y आ रही है ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। कैसे, भाई इंक्रीजिंग द इनपुट, इनपुट को बढ़ाने पर। ब्रैकेट में लिखना, इट में हैपन, ऐसा भी घटित हो सकता है, इट में हैपन, इट में हैपन, ऐसा भी घटित हो सकता है, दैट बाय इंक्रीजिंग, that by increasing it may happen that by increasing the input x, the input, the input x, कॉमा करके लिखना, आउटपुट f of x, आउटपुट f of x remains same, f of x remains बना रहता है, remains same, remains same for few, for few, for few but not all inputs, but not all inputs, all inputs x belong to the domain of function f, then f of x known as, then f of x known as, then f of x known as increasing function,
एफ ऑफ एक्स नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन फंक्शन सिंपल सी लैंग्वेज पे लिखा गया है व्हेन फॉर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, उस फंक्शन के लिए इन आपका जो आउटपुट एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है बाई इंक्रीजिंग द इनपुट एक्स, इनपुट एक्स को बढ़ाने पर आपका आउटपुट बढ़ रहा है। लेकिन इट में हैपन, ऐसा भी हो सकता है दैट बाई इंक्रीजिंग द इनपुट, कि जब आप इनपुट एक्स को बढ़ाओ आउटपुट एफ ऑफ एक्स रिमेन्स सेम, आपका आउटपुट सेम बना रहे, लेकिन किसके लिए, फॉर फ्यू, कुछ पॉइंट के लिए, बट नॉट ऑल इनपुट, सारे इनपुट के लिए सेम ना होने पाए, क्योंकि अगर सबके लिए सेम हो गया तो आप इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं बल्कि आप इसको कांस्टेंट फंक्शन कहना चालू कर दोगे, वो नाम बदल लेगा। ठीक, देन एफ ऑफ एक्स नोन एज, तब ऐसे में हमारा फंक्शन जाना जाता है कैसे, इंक्रीजिंग फंक्शन के तौर पर। सिंपल सी थ्योरी जानो, केवल एक कि आप जो कुछ भी फंक्शन को दे रहे हो इनपुट के तौर पर, उसको लेने के बाद फंक्शन हर बार अपनी वैल्यू को बढ़ाता जाए, कुछ पर सेम हो जाने की छूट है, लेकिन वो लगातार बढ़ते रहना चाहिए, ये नहीं कि सब पर एक बराबर आ जाए। तो ऐसे में आपके फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, इंक्रीजिंग का। शॉर्ट में कहें तो किसी ग्राफ पर लेफ्ट टू राइट अगर आप चल रहे हो और लेफ्ट टू राइट जाने पर आपके हाथ का मूवमेंट बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एग्जाम्पल पे आना, एग्जाम्पल क्या, पहले कुछ बातें और लिख लेते हैं। ये हो गया, मिटाया जाए। इसी के अंतर्गत एक फिगर बनाना, फिगर देखना, यहां कॉर्नर पे फिगर बनाना, इधर हम लोग लिख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये रहा। अब गौर करो, हाथ का मूवमेंट अगर देखो तो ग्राफ पर जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या आपकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही, हाँ या ना, इंक्रीज करें। और अगर हम इसको यहां से थोड़ा सा फ्लैट कर लें, थोड़ा सा ऐसे, अभी भी वो सेम नेचर पर है। अब गौर करो, हम इस पे पॉइंट मान रहे हैं, यहां पर मान लो मैंने पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट कौन है, x1, ठीक, और यहां पर आते हैं तो यहां पर ये वाला पॉइंट हो गया x2, यहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो टेंजेंट आ करके हमारे यक्स एक्सिस को जहां मिलता है वहां वो एंगल बनाता है थीटा, और अगर ये एंगल थीटा, ये हम मान रहे हैं ये हमारा ओरिजिन है कैपिटल ओ, यहां पर हमारे पास एक पॉइंट हो गया ये x3, ये रहा x3, और यहीं पर आगे हम एक पॉइंट ले रहे हैं x4। तो मैं एक चीज गौर करो, x1 छोटा है किससे, x2 से, क्योंकि आप जब नंबर लाइन पर उधर जा रहे हो तो वैल्यू बढ़ रही है, तो x1 छोटा है x2 से, लेकिन इस पर जो वैल्यू मिली है f ऑफ x1 और इस पर जो वैल्यू मिली है f ऑफ x2, उसमें f ऑफ x2 बड़ा है, तो इसका मतलब f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। ये घटना घटित हुई कि इनपुट अगर ज्यादा है तो आउटपुट भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। लेकिन गौर करना, x3 इज लेस देन x4, यानी इनपुट x3 x4 से कम है, और उसके बावजूद भी दोनों पर हाइट कैसी रही, एक बराबर, तो f ऑफ x3 बराबर हो गया किसके, f ऑफ x4। ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, ठीक, कि हम ये दिखा रहे हैं कि आपके इनपुट में अगर रिलेशनशिप है कि एक इनपुट छोटा है एक बड़ा और आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो तय बात है कि आपका f ऑफ x1 छोटा होगा और f ऑफ x2। यहां से तुमको इनइक्वालिटी का एक नियम भी मिल जाएगा, अगर यहां गौर करो इनइक्वालिटी का एक नियम मिल जाएगा, अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x1 लेस देन x2 होने पर अगर आप दोनों साइड में इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करा देते हो तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रिजर्व रहेगी। x1 लेस देन x2 इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। क्लियर हुआ। x3 लेस देन कितना है, x4, लेकिन इंक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली की शर्त नहीं है, तो कुछ पर बराबर भी हो जाए तो वो भी एडॉप्टेबल होगा, यानी f ऑफ x3 इज इक्वल टू कितना हो गया, f ऑफ x, वो बराबर हो गया। अब तुम एक चीज गौर करो, अगर आप किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हो तो ये टेंजेंट बताता है कि ऐसे में जो आपका स्लोप आ रहा है tan थीटा, वो tan थीटा आपका एक्यूट एंगल आएगा कि नहीं आएगा, और अगर वो एक्यूट एंगल आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका dy dx होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। सहमत हो, बनाओ फिगर इस तरीके से, यानी ये जो dy dx है इसको यहां बनाने की बजाय यहां पर बनाना,
ये है dy dx एट द पॉइंट x2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना tan थीटा, और ये tan थीटा पक्की बात है ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 मत करना। ये यहां से हटा दे रहे हैं। अगर हम इसमें एक चीज गौर करें तो जो x3 से x4 तक का एरिया है, ये अगर हम इसको फ्लैट कर दें ऐसे अपनी सहूलियत के लिए, तो मुझको ये पता चलता है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या ये x एक्सिस के पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया, और अगर कोई x एक्सिस के पैरेलल हो गया तो उसके लिए dy dx हमेशा कितना हो जाएगा, 0। हाँ या ना? तो इसका मतलब इस पूरे सीन को देखने के बाद ये बात तय होती है कि हमारा जो dy dx होगा वो dy dx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, किसके लिए, फॉर ऑल इनपुट x बिलोंग टू द डोमेन ऑफ फंक्शन f होगा, बट लेकिन dy dx डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू द डोमेन ऑफ f। सबके लिए 0 नहीं होगा, कुछ के लिए 0 चल जाएगा, कि देखो x3 से x4 के बीच में कितने पॉइंट हुए, इनफाइनाइट, उन पर ये dy dx 0 दे देगा, वो एडॉप्टेबल है। लेकिन सबके लिए dy dx 0 दे दिया तो इसका मतलब हुआ कि ग्राफ आपका x एक्सिस के कैसा हो गया, पैरेलल, और x एक्सिस के पैरेलल हर जगह पर y एक बराबर आएगा, तो ये फंक्शन आपका कैसा कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। इसीलिए शर्त ये लग जाती है कि अगर आप एक इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हो, किसी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो आपका डेरिवेटिव होता है dy dx, वो या तो पॉजिटिव होगा और या तो इक्वल टू 0, लेकिन डोमेन में मौजूद सारे पॉइंट के लिए वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ के लिए वो पॉजिटिव जरूर बचेगा। आई बात है समझ में? ये फिगर बना लो और वो बगल में लिख लो। dy dx को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट, हिंदी में कहे परिवर्तन की दर बोलते हैं। जो बदलाव हो रहा है उसी का रेट है ये, और बदलाव कैसा है, इंक्रीजमेंट में। बदलाव किसमें हो रहा है, इंक्रीजमेंट में। भाई फंक्शन लगातार अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, उसी में तो बदलाव हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, नॉन नेगेटिव बना रहेगा। क्लियर हुआ? लिखना इसी बात को, लिखना फॉर, अब फिगर के बगल में लिखना, फॉर x2 greater than x1 implies that f of x2 confirmly greater than f of x1। अच्छा, greater than और equal to लगा सकते हो, किसके लिए, for x1 does not equal to x2। ठीक, तो this implies that, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि f of x2 minus f of x1। अच्छा गौर करो, f of x2 greater than or equal to f of x1, तो ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, और दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब मुझको पता है x2 आल्सो ग्रेटर देन x2, तो ये क्वांटिटी भी कैसे हुई, पॉजिटिव। अब ये बताओ, ऊपर वाली नॉन नेगेटिव, नीचे वाली पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गई कि नहीं होगी? क्लियर हुआ? और सोचो ये क्या है, एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, जैसे जैसे डेल्टा x अप्रोच करेगा किसकी तरफ, 0 की तरफ, अब ये क्वांटिटी क्या बनेगी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऊपर कौन है, y में होने वाला बदलाव, नीचे कौन है, आर्गुमेंट x में होने वाला बदलाव, और क्या इसी को हम लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 पर dy dx बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो इसका मतलब हुआ
एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो वी गेट, हम पाते हैं कि वी गेट डी वाई डी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। यानी किसी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमेशा उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना बना होता है, क्लियर हुआ? लिखो। ये 2 मिनट इसको टैप करो तो, और 2 मिनट रुको, इनको सिखा दें कि डी वाई डी एक्स आपका कैसा रहेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा वो हमेशा क्या बना रहेगा, नॉन नेगेटिव। अब इसी बात को लिख करके घेरा मार देना, लिखना, बोले लिखना, दैट इज, अर्थात इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्कालिक, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट of change, instantaneous rate of change of function f of x always remains non negative, नॉन नेगेटिव। अच्छा, नॉन नेगेटिव वर्डिंग ज्यादा अच्छी है क्योंकि कभी कभी जीरो भी हो सकता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स में जो तात्कालिक बदलाव हो रहा है उसका जो दर होगा, जो उसका औसत होगा, वो हमेशा क्या बना रहेगा, नॉन नेगेटिव। यानी या तो जीरो हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा, कांस्टेंट बना रहेगा, और या तो बदलाव होगा, तो बदलाव भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इंक्रीज ही कर रहा होगा। क्लियर है? इसके बाद अगला, अब बारी आती है डिक्रीजिंग फंक्शन की, उसके बाद एग्जाम्पल कराते हैं। मिटा दे पूरा। हेडिंग डाल दो, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें लिखना, तय बात है इनपुट के बढ़ाने पर फंक्शन क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। यानी जब आप इनपुट बढ़ाओ तो आउटपुट कम आने लगे, तो ऐसे केस में हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग कहलाएगा। लिखना, when for y is equal to f of x, when for y is equal to f of x, output f of x decreases, output f of x decreases by increasing the input x, ब्रैकेट में फिर वही बात लिखना, ये कोई जरूरी नहीं कि हरदम घटे ही, कुछ पॉइंट पर वो बराबर भी रह सकता है। तो ब्रैकेट में लिखना, मे बी पॉसिबल, ऐसा संभव है कि, मे बी पॉसिबल for some xi greater than xj, कुछ xi greater than xj के लिए, मतलब पॉइंट आपने बढ़ा दिया, इनपुट आपने बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी ये पॉसिबल है कि दोनों पर वैल्यू आपके फंक्शन की, यानी आउटपुट आपका कैसा आ जाए, बराबर आ जाए। xi इज इक्वल टू f of xi इज इक्वल टू f of, इनपुट बढ़ा दिया, बावजूद इसके दोनों पर वैल्यू आपकी कैसी आ जाए, बराबर, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक, देन ब्रैकेट बंद करके लिखना, देन f of x नोन एज, हमारा फंक्शन जाना जाता है f of x
नोन एज जाना जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग यानी घटता हुआ, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तब हमारा फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन के तौर पर जाना जाएगा। इस पे भी ग्राफ बना करके चर्चा कर लें। जब हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा तो dy dx ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिला, तो तय बात है जब डिक्रीज करेगा तो dy dx लेस देन आर इक्वल टू 0 मिलेगा। और उसका रीजन भी है, क्यों मिलेगा वो भी है, क्योंकि जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा था तो गौर करना, फंक्शन के इंक्रीजमेंट होने पर हम लोग ऐसे चले थे, तो जब टेंजेंट को ड्रॉ किया गया तो वो एक्यूट एंगल रहा, अब फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो गौर करना जैसे फंक्शन डिक्रीज, ये डिक्रीज कर गया। अब इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट को ड्रॉ करो, जब आप इस पर टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो सोचो ये टेंजेंट यहां जाकर के कहीं पर कट किया, ये आ तो रहा है कैमरे में, आ रहा है, तो ये एंगल जो बना, ये एंगल थीटा, क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल बना कि नहीं बना? और अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल बना तो उसका टेन थीटा कैसा हुआ, नेगेटिव। भाई 90 प्लस पर टेन क्या चला गया, नेगेटिव चला गया। अच्छा गौर करना, अगर हम यहां की बात करें इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पर चलो यहां पर हम कह देते हैं ये हमारा कौन है, x1 है, ये हम किसको कह देते हैं, ये हमारा कौन है, x2 है। तो गौर करो ऑब्वियस सी बात है x1 लेस देन x2, लेकिन इस पर आपको f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 मिला है कि नहीं मिला? और अगर हम इनकी बात करें तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन है, ये वाला, ये हम ले लेते हैं x3, और यहां पर हम ले लेते हैं क्या, x4। अब गौर करो इनपुट x3 लेस देन x4 है, लेकिन अब जब आप फंक्शन को ऑपरेट करा रहे हो तो आपको f ऑफ x3 बड़ा मिल रहा है और f ऑफ x4 छोटा मिल रहा है, हाँ या ना? तो तुम गौर करो x3 लेस देन x4 पर जब आपने डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन पलट गया कि नहीं पलट गया? तो यानी यहां से तय हो चुका है कि अगर हम किसी इनपुट पर इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करा रहे हैं दोनों साइड में, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और अगर डिक्रीजिंग ऑपरेट करा रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? चले, अब ये फिगर अगर बनाते हो तो इस तरीके से बनेगा, और अगर आप चाहते हो कि नहीं हम x1 x2 के बीच में इस रिलेशन को रखें तो फिगर थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देना पड़ेगा, तब ये फिगर नहीं तब ये वाला बनाना, देखना। तब ये बनाना। अब गौर करो यहां पर हम टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, ये एंगल कौन हो गया, थीटा। ये वाला पॉइंट मेरे पास कौन है, ये वाला, ये x1, ये वाला पॉइंट आपका कौन हो गया, x2। यहां पर हम ले लेते हैं कौन सा, x3, और यहां थोड़ा सा ऐसे फ्लैट बना देना थोड़ा सा, और उसके बाद ऐसे डिक्रीज करना, ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं x4। अब गौर करो यहां से बातें हैं x1 लेस देन x2, बट लेकिन इस पर आपको क्या मिल रहा है, इस पर आपको मिल रहा है f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, ये मेरे ख्याल से बाहर चला गया है। अच्छा इन पर है x3 लेस देन कितना, x4, लेकिन ये आपको दे क्या रहा है, f ऑफ x3 इज इक्वल टू कितना, f ऑफ x। अब तुम्हारी मर्जी है ये फिगर बनाओ या वो फिगर बनाओ, ठीक, हम इसी से काम निपटा लेंगे। क्लियर हुआ? और लेफ्ट टू राइट हाथ का मूवमेंट बताता है कि आप ग्राफ पर नीचे की तरफ आ रहे हो, इसका मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बना लो फिगर। तो यहां एक बात ये तय होगी कि जो आपका डेरिवेटिव है dy dx वो लेस देन आर इक्वल टू कितना है, 0 है, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग टू द डोमेन f, बट लेकिन ये भी तय है dy dx डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन f। सारे पॉइंट पर 0 नहीं होगा, कुछ पर 0 हो सकता है।
हो जाए तो बताना। ये चल रहा है। फील आता है मैंने गलती की, ये स्टार्ट करके नहीं करना था मुझको। सब बंद कर रहे थे, मुझको अपने लिए टाइम निकालना था। अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, अभी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ रही है ना। अक्सर ऐसा होता है जब हम कोई फालतू वाला काम पाल लेते हैं तो अपॉर्चुनिटी बहुत आती है और हम उससे बाहर होते हैं। अभी मेरे को ये फील है। हाँ, किसको? मेरे को बेहतर बहुत सीधी सी बात लगती है, अपने लिए वक्त निकाल लेना। हमेशा मेरे को यही लगता है, हम खुद के लिए जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझको सोसाइटी के लिए नहीं जीना है, भाड़ में जाए सोसाइटी। रीज़न है ना, सोसाइटी सही रास्ते चल थोड़ी। भाई, हम पढ़ाना चाहते हैं डेडिकेशन से। स्टूडेंट के पास डेडिकेशन नाम की चीज़ नहीं है, किसी में नहीं। सेमेस्टर और नहीं होने दे रहा है, क्लास से लेकर के कहीं तक भी अगर पढ़ाने का सुकून मिल रहा होता तो पढ़ाना एक बनता था। कहीं सुकून नहीं है, कहीं पर भी नहीं। पहली बार है मेरे करियर में जब हम भागने लगे हैं क्लास से, पहली बार है। फील आ चुका होगा ना, बाइक उठाए लखनऊ दाब दिए ना। पहले ऐसा नहीं होता था, लाश पड़ी रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी क्लास पढ़ा करके ही काम निपटाएंगे। लेकिन अभी नहीं होता। अभी मेरे को अगर कोई कहे ना, हाँ ये काम है, ठीक है यार क्लास बंद करो, भाड़ में जाए क्लास, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है अब क्लास में वो 4 महीने रह गया। हम ईयरली पैटर्न पढ़ाने वाले आदमी, कहते हैं ना टेस्ट मैच खेलने वाला T20 का खिलाड़ी नहीं है। तो हम टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, हमको वही पसंद है। हमको डीप पढ़ाना पसंद है, हमको ये सतही वाला नहीं पसंद है बिल्कुल भी। और हम सतही वाले में फंस रहे हैं, सेमेस्टर में हम सतही फंस रहे हैं। कोई इसको कह सकता है कि मेरा ईगो है क्या नहीं है, लेकिन मेरे को ये फील आता है हम अब गलत कर रहे हैं। मेरे को इस पूरे सिस्टम से बाहर होना चाहिए। मुझको टीचिंग करनी भी चाहिए तो मुझको केवल और केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भर के टीचिंग कर लेनी चाहिए, जहां हम सुकून से जैसा बनते हैं वैसा एकदम डिस्क्राइब कंटेंट पढ़ा सके, चले चले न चले न चले। और हम अपने लिए कुछ काम करें, अपने रिसर्च वर्क में कुछ काम करें तो मेरा कुछ भला हो जाएगा। रिसर्च वर्क में काम करने के लिए मौका ही नहीं दे रहे हम अपने आप को। तब मतलब मैंने एक तरफ से पूरी गैलियान सॉल्व करके रख दी, मैंने पूरी एक तरफ से वाल्टर रोडिन सॉल्व करके रख दी। हम उसके सॉल्यूशन को एक जगह पे सीरियल वाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको अपने नाम दे करके हम उसको प्रिंट कराने तक की बात कर सके किसी पब्लिकेशंस में कि भैया ये मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाए, कैसे कैसे। अपनी किताब अलजेब्रा की लिख करके रख दिए हैं, लेकिन उसको करीने से सजा नहीं पा रहे। 4,000 न्यूमेरिकल कम नहीं होते, और 4,000 न्यूमेरिकल का पूरा पैकेट तैयार किया है। 4,000 न्यूमेरिकल में से 3,000 न्यूमेरिकल मैंने खुद बैठ करके बनाए हैं 1,000 सवाल खाली वो हैं जो सारी किताबों में चल रहे हैं। ऐसा नहीं मैंने अलग से कुछ बना दिया, उसी थ्योरी पर ही बनाए, लेकिन बनाए तो है ना। और हम इसको टाइम नहीं दे पा रहे, हम फालतू वाली चीज में फंसे पड़े हुए हैं ना। भैया, उठल्लू चूल्हा जैसे लोग किताब में नाम डाल करके अपना नाम बता रहे हैं हमने किताब लिखी, और खाली नाम डाले हुए है कुछ नहीं। हम अपनी किताब लिख करके बैठे, ये सब फालतू वाला काम पाल करके बैठे, पढ़ाने लिखाने वाला मेरा काम हो ही नहीं पा रहा। इसमें भी संतुष्टि मिल रही होती तो चलो ये भी करते, इसमें भी नहीं मिल रही है, इसमें भी मिल रही हो। ये 1 मिनट रोको इसको। डिक्रीजिंग फंक्शन में अब देखना, अब हम बताने चल रहे हैं जो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स है वो नेगेटिव आता है। वहां से तो मैंने दिखा दिया, अब हम यहां से प्रॉपर वे में उसको दिखाने चल रहे हैं। लिखना, फॉर x2 ग्रेटर देन x1 के लिए इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट फंक्शन मेरा कैसा है, डिक्रीजिंग। तो जब ऑपरेट करेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, यानी एफ ऑफ x2 लेस देन हो जाएगा किसके, एफ ऑफ x1 के। लेस देन और इक्वल टू लगा सकते हो, यहाँ ये शर्त है x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, डिस्टिंक्ट इनपुट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर, इसलिए अब सोचो एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अपने दिमाग से सोचना, एफ ऑफ x2 या तो एफ ऑफ x1 से छोटा और या तो बराबर है, तो आप छोटे में से किसको घटा रहे हो, बड़े को। अगर दोनों बराबर है तो जीरो आ जाएगा, और अगर ये छोटा है तो नेगेटिव आएगा, और नीचे वाला तो x2 बड़ा ही है तो नीचे वाला पॉजिटिव। इसका मतलब तय बात है दिस क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू कितना, नॉन नेगेटिव बनी रहेगी, सॉरी नॉन पॉजिटिव बनी रहेगी, लेस देन और इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट, ये एक्चुअल में है क्या, ऊपर कौन है,
y के बीच में होने वाला डिफरेंस, दो वैल्यू का डिफरेंस, डेल्टा y अपॉन नीचे कौन है, आर्गुमेंट का डिफरेंस डेल्टा x लेस देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब तय हो गया, व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 dy dx दैट इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ आवर फंक्शन f डैश ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 0। क्या मिला यहां से, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आएगा वो हमेशा कैसा रहेगा, नॉन पॉजिटिव रहेगा। लिख देना दैट इज, अर्थात दैट इज इंस्टेंटेनियस rate of change, rate of change, instantaneous rate of change of f of x always remains non positive, लिख करके घेरा मार देना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑलवेज रिमेन्स नॉन पॉजिटिव, यह हमेशा नॉन पॉजिटिव बना रहता है। हो जाए तो बताना। दिव्यांश हो गया, लिखो। नोट लगाना, नोट में पता है अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो भी इंक्रीजिंग होगा, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी डिक्रीजिंग होगा, दोनों का नेचर सेम होता है। फंक्शन f of x is increasing then its inverse f inverse also increasing, f of x decreasing function then f inverse of x is also decreasing function, दोनों सेम नेचर के रहेंगे। लिखना इसी बात को नोट में, पहला नोट में फर्स्ट लिखना f and f inverse have same monotonic nature, have same monotonic नेचर मोनोटॉनिक का मतलब पता है ना, एक दृष्टा, एक ही तरफ देखे, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, ऑक्सिलेटिंग बिहेव नहीं होगा कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा ना, मोनोटोन है, एकदम एक सुर में वो चल रहा है, बढ़ रहे हैं तो बढ़ेंगे, घट रहे हैं तो घटेंगे। तो कह रहे हैं f एंड f इनवर्स हैव सेम मोनोटॉनिक नेचर, दोनों का मोनोटॉनिक नेचर कैसा होगा, सेम होगा, दैट इज, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आइदर बोथ इंक्रीजिंग, या तो ये दोनों इंक्रीज करेंगे, आइदर बोथ इंक्रीजिंग, और अथवा बोथ डिक्रीजिंग, आइदर बोथ इंक्रीजिंग और बोथ डिक्रीजिंग। सेकंड, दूसरा वही है जो हम अभी करके आए हैं, उसी को लिख रहे हैं कि अगर कोई इनइक्वालिटी दी गई है, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप किसी इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करा दो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप किसी डिक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करा दो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लिखना इसी बात को, लिखना बाई एप्लीकेशन ऑफ increasing function, by application of increasing function to both sides of inequality, to both sides of inequality, to both sides of inequality, the sign of inequality remains unchanged, इनइक्वालिटी का साइन हमेशा कैसा रहता है, अनचेंज्ड रहता है। ठीक, सेम इज ट्रू
और यही सही होता है। सेम इज ट्रू, सेम इज ट्रू। दो बातें होती हैं, एक ये होता है कि आपको दिया गया x2 लेस देन x1, तो आपने फंक्शन को ऑपरेट कराया f ऑफ x2 लेस देन कितना f ऑफ x1। कब? जब मेरा फंक्शन f कैसा है, इंक्रीजिंग। अच्छा अभी अभी बताए हैं अगर f इंक्रीजिंग है तो f इनवर्स भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो f इनवर्स को भी ऑपरेट कराने से साइन पर चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब है f को रिमूव करने पर भी साइन पे चेंज नहीं आएगा। कैसे? दोनों साइड में f इनवर्स ऑपरेट कराओ, f इनवर्स ऑफ कितना x2 इज अगेन लेस देन f इनवर्स ऑफ f ऑफ कितना x1। क्यों? क्योंकि f इंक्रीजिंग था तो f इनवर्स इंक्रीजिंग है, और दोनों साइड इंक्रीजिंग को ऑपरेट कराने पर इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आपको दिया गया है x2 लेस देन x1, इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट कराने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और अगर आपको दिया गया है f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1, तो f को हटा लेने पर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, तो आप दोनों साइड में f इनवर्स ऑपरेट करा दो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, ये f इनवर्स और f एक दूसरे को नलीफाई करके आइडेंटिटी बन गए, कितना हुआ x2 लेस देन x1। क्लियर हुआ? लिखना इसी बात को, सेम इज ट्रू। और ठीक यही बात चेंज होगी, यही बात कौन सी, कि आपके इनइक्वालिटी का साइन कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा। सेम इज ट्रू फॉर रिमूवल, फॉर रिमूवल, same is true for removal of the function, removal of the function, removal of the function। ठीक, रिमूवल ऑफ द फंक्शन का मतलब जानते हो, रिमूवल ऑफ द फंक्शन मतलब एप्लीकेशन ऑफ एफ इनवर्स। किसी फंक्शन को रिमूव कब कर पाओगे, जब दोनों साइड में एफ इनवर्स को ऑपरेट कराओगे। क्लियर हुआ? ठीक, तो आपको अगर यहां से फंक्शन एफ को हटाना है तो इसका मतलब आपको इस पर एफ इनवर्स को क्या कराना पड़ेगा, अप्लाई कराना पड़ेगा। तो इसीलिए रिमूवल ऑफ द फंक्शन का दूसरा नाम होता है एप्लीकेशन ऑफ एफ इनवर्स। याद रखेगा। अब इसका जस्ट उल्टा डिक्रीजिंग फंक्शन में, उसके लिए लिखना, मिटाएं इसको, थर्ड, तीसरे में लिखना, तीसरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, पलट जाती है, रिवर्स्ड व्हेन वी अप्लाई, व्हेन वी अप्लाई, व्हेन वी अप्लाई डिक्रीजिंग, when we apply decreasing or its inverse function, or its inverse function, इनवर्स फंक्शन। जब हम इसके इनवर्स फंक्शन को यानी किसी डिक्रीजिंग फंक्शन के इनवर्स फंक्शन को ऑपरेट करते हैं या डिक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करते हैं तो ऐसे में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ? अभी मैंने कुछ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं कराया है, ठीक, फिर भी एग्जांपल के तौर पर बता दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद थोड़ी थ्योरी और लिखा करके यही बात लिखा है। जैसे अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही होता है। इस ब्रांच को यहीं से काट दो, इतने पर देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी वैल्यू इंक्रीज कर रही है कि नहीं, तो इधर का जो पोर्शन है ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाओगे आपकी वैल्यू और ऊपर होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और इधर वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ लेफ्ट टू राइट हाथ का मूवमेंट कहाँ रहे, नीचे, तो इधर वाला पोर्शन कैसा फंक्शन देगा, डिक्रीजिंग देगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये सारे एग्जांपल अभी हम लिखा देंगे। अगर यही y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ खींचे तो y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ देखना, लेफ्ट टू राइट हाथ के मूवमेंट पर वैल्यू बढ़ रही है, ये ऐसे आता है, ऐसे, ये ऐसे, और लेफ्ट टू राइट जाते वक्त हमारे हाथ पे ऊपर की तरफ जा रहा है हाथ, ठीक, तो ये आपका कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। और ये पूरे डोमेन आर में आपका इंक्रीजिंग होगा, जबकि ये नहीं, ये जीरो से इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग है और माइनस इंफिनिटी से जीरो तक क्या है, डिक्रीजिंग। तो पूरे फंक्शन का नेचर आपको नहीं पता है, लेकिन ब्रांच टू ब्रांच का नेचर आपको पता लग जाता है। क्लियर हुआ?
प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम लिखना। आइडेंटिफाई, पहचानिए, आइडेंटिफाई विच वन इज इंक्रीजिंग, which one is increasing, identify which one is increasing and which one is decreasing, and which one is decreasing। पहचानिए इनमें से कौन सा फंक्शन इंक्रीज करेगा और कौन सा फंक्शन डिक्रीज। अब वन बाय वन लिखते जा रहे हैं और बगल में सॉल्व करते जा रहे हैं। पहला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहीं बगल में इसका सॉल्यूशन दे देना। सॉल्यूशन ये बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy dx कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और डिक्रीजिंग के लिए कैसा आना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 0। और इस पर हम dy dx निकालते हैं। यहां पर सबसे पहले dy dx इज इक्वल टू कितना आएगा 2x, और 2x तय हो गया, x पर डिपेंड करता है। तो हम अगर इसकी बात करें तो ये आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और ये आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा फॉर x लेस देन आर इक्वल टू 0। सही बात या नहीं? तो इसका मतलब है तय हो गया, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, ठीक, व्हेन, जब कभी x बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के इंफिनिटी। जहां dy dx पॉजिटिव वहां इंक्रीज करेगा, और यही इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग टू नेगेटिव की दुनिया, कहां से, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 पर, कहीं नहीं 0 पर 0, अरे कहीं ये थोड़ी कहा, आप 0 को लो, ये गौर करना, यही है 0 पर वैल्यू कितनी देगा 0, लेकिन 0 से जैसे बड़ी करोगे वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो इस दायरे में इंक्रीज किया कि नहीं किया। अच्छा अब इधर देखना, इधर वाले दायरे में 0 पर वैल्यू क्या देगा, और जैसे इधर करोगे फिर वैल्यू इंक्रीज कर दिया कि नहीं, तो इधर वाले में इधर से इधर आते हैं, इधर से इधर, तो यहां पर आपको क्या दे रहा है, यहां पर आपको एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और 0 पर आकर के 0 छोटी कर दिया कि नहीं, तो इतने दायरे में डिक्रीज किया, 0 पर क्लोज। आई बात है, इतने हिस्से में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और इतने दायरे में मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। वही दो ब्रांच का किस्सा है इसका। क्लियर हुआ? प्रॉपर पूरे फंक्शन की बात पूरे डोमेन में करेंगे तो आप नहीं बता सकते, लेकिन आप डोमेन के टुकड़े करके बता सकते हो, भैया इतने हिस्से में इंक्रीज करेगा और इतने हिस्से में डिक्रीज करेगा। ये नोट कर लो। इसके बाद बारी आती है सेकंड देखना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सोल्यूशन यहीं बगल में निपटा देंगे। सोल्यूशन सुनना, क्या इसका dy dx 3x स्क्वायर आएगा कि नहीं, और मुझको पता है x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू द रियल नंबर लाइन कैपिटल। तो ये पूरे के पूरे रियल नंबर लाइन पर हमेशा इसका डेरिवेटिव क्या बना रहेगा, पॉजिटिव। तो ये कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग। So y is equal to x cube is monotonically increasing for all x belong to the capital R। और जिस दिन इसका ग्राफ खींचोगे और पता चलेगा, ये रहा y is equal to x cube, लेफ्ट टू राइट के मूवमेंट पर ये कैसा कर चलेगा, ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक, बताएं।
तीसरे पर आना, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। थर्ड, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। सोल्यूशन में यहीं पर तुरंत लिख देना, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। इसका मतलब है इसके लिए अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो dy dx इज इक्वल टू आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। हाँ या ना? और ये मेरे को पता है नेगेटिव पर ये जिंदा ही नहीं रहेगा। अगर x नेगेटिव दिया तो रियल की दुनिया में जिंदा ही नहीं रहेगा, ठीक, और कॉम्प्लेक्स की दुनिया में बड़ा छोटा होता नहीं है। तो इसीलिए दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू द, बोलो कहां से, ओपन इंटरवल 0 से लेकर के ओपन में जाएगा, क्लोज्ड भी नहीं लेगा, क्योंकि अगर आपने इसको 0 पर क्लोज्ड दे दिया ना तो ये फिर खत्म हो जाएगा, वहां भी अनडिफाइंड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू रूट एक्स जो आपका होता है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर x कितना, बोलो, बिलोंग टू द, बोल भैया, 0 से लेकर के इंफिनिटी ओपन। हाँ या ना? 0 से इंफिनिटी ओपन। एक्चुअल में ना आप यहाँ क्लोज्ड भी चिपका सकते हो, फंक्शन तो डिफाइंड होगा ना 0 पर, डेरिवेटिव नहीं है तो डेरिवेटिव के लिए आपने डोमेन बना दिया। ये डोमेन जो है ये डेरिवेटिव का डोमेन है, ठीक। फंक्शन का अगर आप ग्राफ खींचोगे, ये बताओ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स कौन होता है, y इज इक्वल, ये होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना? और अगर ये y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है तो गौर करो ये 0 पर तो डिफाइंड है ना, तो इस पूरे दायरे में ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, तो आप यहां पर क्लोज बैठा सकते हो, कोई रोक तो नहीं। ये बातें समझनी पड़ेगी, क्लियर हुआ? ठीक, तो मर्जी हो ना तो इस पे ऐसे क्लोज बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डेरिवेटिव जो अपना बना वो नया फंक्शन बन गया, उसके डोमेन में 0 नहीं आएगा। हो गया, एक लास्ट लिखो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। ग्राफ गलत है, y इज इक्वल टू रूट एक्स का, हाँ पैराबोला गलत बना दिए क्या, पैराबोला गलत बना दिए, हाँ हम बना दिए x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ा गया गड़बड़ा गया गड़बड़ा गया, उल्टा बना दिया। हाँ तो 0 नहीं रहेगा, तो वो 0 बाहर ही जाएगा, किस पे, काय, y इज इक्वल टू रूट एक्स का, हाँ यार 0 तब भी रहेगा क्योंकि 0 उसके डोमेन में मौजूद रहेगा, वो दिक्कत नहीं, 0 तब भी रहेगा। ग्राफ गलत बना हुआ है, हाँ ग्राफ गलत है, ग्राफ मैंने x इज इक्वल टू रूट वाई बना दिया है। ये है, ऊपर का जो होता है, रुक जा रुक जा रुक जा, ऊपर का जो होता है ये पैराबोला कौन होता है, ये होता है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। इसकी जो एक ब्रांच है ये वाली, ये वाली ब्रांच इसकी कौन होगी बताओगे, ये ब्रांच कौन होगी, क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यही होगा कि नहीं होगा, पहले ये सोच लो ना, ग्राफ चेक कर लेते हैं, क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही होगा, यही होगा, तो इसका मतलब है दो ब्रांचेस फूटी, पहला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई, तो एक जो होगा ये वाला, ये होगा x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, और ये वाला कौन होगा, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट वाई। हाँ या ना, सही है कि गलत है, अच्छा इसके बाद, अरे तुमको ज्यादा दिक्कत लगे ना ऐसे अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक, तो ये बताओ फिर ये वाला ग्राफ किसका है, ये वाला, फिर ये ग्राफ किसका है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर है और ये कौन है, ये है x बराबर वाई स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना x, ये नीचे वाली जो ब्रांच है ये है y इज इक्वल टू
माइनस अंडर रूट एक्स, और ये है वाई इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट एक्स। ग्राफ सही है ना, वो ग्राफ सही है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, गड़बड़ नहीं है। हाँ, हम ऐसे भर दें, मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, हम बता तो रहे हैं, पढ़ा हम इधर है, मेरे दिमाग में वो बातें चल रही हैं, बहुत डिस्टर्ब चल रहा है हमको, तुम किसी भी बात पे तो हम हामी भर देंगे अब। हाँ, मेरा पढ़ाने में मन ही नहीं लग रहा है, ईमानदारी की बात बता रहे हैं, बिल्कुल हम झूठ नहीं बोल पाते, इसी एक चीज में तो मेरा एक सिंगल फेस है। हाँ, टीचिंग के साथ हम झूठ नहीं बोल पाते, मन नहीं लगता, नहीं लगता है, और लगा भी नहीं पाते, अगर हम चाहें जबरदस्ती मन लगा ले, नहीं लगता मेरा मन। हाँ, दुनिया के किसी और काम में मेरा मन जबरदस्ती शायद लग जाए, लेकिन शायद टीचिंग में बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही तो एक है जिसको हम शुरू से जीते आ रहे हैं, बहुत बेमन से शुरू किए थे, बहुत बेमन से पढ़ाना शुरू किया, हम हमेशा अपने पापा से कहते थे हम धूल फाड़ने के लिए नहीं पैदा हुए, चौक चल रही है, धूल फाड़ने के लिए नहीं पैदा हुए, 2012 से वही धूल फाड़ रहे हैं, 2012 से वही धूल फाड़ रहे हैं, और इसी धूल को फाड़ते फाड़ते रियलिटी में मैंने नाम भी कमाया है, लेकिन उसके बावजूद ही हर दिन मुझको ऐसा लगता है जैसे कुछ गड़बड़ हो रहा है, हर दिन, और आज कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, कल से कल से कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, और उसमें भी ना जलते हुए तवे पे पानी पड़ जाता है तो और गुस्सा आती है ना, जलते तवे पे पानी पड़ता है तो और गुस्सा आती है, अभी वही चल रहा है ना, न कॉलेज में सुकून है, न यहाँ सुकून है, कहीं सुकून सुकून की तलाश में और सुकून भंग हो रहा है। इशू पैसे का नहीं होता, इशू होता है आप जो काम कर रहे हो वो आपको गेन क्या कराएगा, भाई आप इसको काहे के लिए कर रहे हो, सिंपल सी बात है, मैंने इसको शुरू किया काहे के लिए, एक गेन चाहिए था, वो गेन कौन सा था, वो गेन खाली एक था ना, अपना नाम बनाना चाहते थे, मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें बनने वाला है, नहीं लग रहा, जैसी बीएससी की हालत चल रही है कहीं नहीं बनने वाला है, तो क्या करेंगे इसको लेकर के। अभी हम देख रहे हैं देश भर के उठल्लू चूल्हा सब ऐसे आए, हम उनको उठल्लू चूल्हा ही कहते हैं हर बार, वो बेमतलब वाले में फालतू, अभी नए सेशन की किताब आ रही है, किए घर एक काम, एक को नहीं, मेरे ही बगल बैठे एक पैसे काम नहीं किए और नाम तुम्हारा आ गया, जलन नहीं है कि जलन है, इस बात के लिए है कि तुम हो क्या, और झूठ की दुनिया है खाली तुम्हारे पास, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी है, उसी झूठ की दुनिया पे तुम रोटी सेक रहे हो, बस इतने से है, चलो खैर कोई नहीं, बहरहाल वो सही डोमेन में आप जीरो को रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। लास्ट चौथा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, इसको देखो सॉल्यूशन इसका यहीं बगल में निपटा दो, कितना होगा dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना 1/3 एक्स की पावर 2/, आया ना सही, और ऑब्वियस सी बात है दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन, जितने भी एक्स ग्रेटर देन जीरो उन सब पर ये हमेशा क्या बना रहेगा, पॉजिटिव बना रहेगा, क्लियर हुआ। अच्छा, अगर उन सब पर पॉजिटिव बना रहेगा तो अब गौर करो, हम x बराबर जीरो पर इसका नेचर जानते हैं कितना आएगा, जीरो आएगा, तो हम इसके डोमेन में जीरो को शामिल कर सकते हैं, इसका मतलब तय हो गया, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, नहीं यार x की 1/3 ये देखना है, y इज इक्वल टू एक्स की 1/3 इज कैसा होगा, मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल जीरो से लेकर के इंफिनिटी ओपन, उतने पर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, लिख लो। हाँ, किसके लिए, एक्स नेगेटिव पर भी पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा हाँ, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, हाँ सुधारो भैया, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, खाली वो आर डिफरेंस जीरो रहेगा, सही बोल रहे हैं, ये हम इसका ख्याल नहीं कर रहे हैं, 2/3 है ना, तो जब ये 2/3 है तो इसका मतलब हुआ कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द कितना होगा, आर डिफरेंस सिंगलटन जीरो, जीरो को छोड़ करके आर डिफरेंस सिंगलटन जीरो, ठीक, तो ये लास्ट वाला सुधार लेना, ये जीरो से इंफिनिटी नहीं, ये भी आर डिफरेंस सिंगलटन जीरो कर देना,
हो गया। इसके बाद हेडिंग डाल देना मोनोटॉनिक फंक्शन, इसी के बाद हेडिंग डाल दो मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक फंक्शन, ये सुधार लेना, ये गड़बड़ है। सुनो, कोई फंक्शन मोनोटॉनिक कहा जाता है अगर वो दो में से एक नेचर रखे, या तो वो इंक्रीजिंग हो जाए और या तो वो डिक्रीजिंग हो जाए। दो में से कोई भी एक नेचर रख लेगा, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग, तो हम फंक्शन को क्या कह देंगे, मोनोटॉनिक कह देंगे। लिखना मोनोटॉनिक फंक्शन, मोनोटॉनिक फंक्शन, मोनोटॉनिक फंक्शन। इसमें लिखना y is equal to f of x, y is equal to f of x is said to be, is said to be, is said to be monotonic, is said to be monotonic if, यदि, ऐसे बनाना है इंक्रीजिंग, if increasing for all x belong to the domain of function f, और अथवा decreasing, और decreasing for all x belong to the domain of function f। मेरा फंक्शन f of x मोनोटॉनिक कहलाएगा अगर वो डोमेन में मौजूद सारे पॉइंट के लिए या तो इंक्रीज करे और या तो क्या करे, डिक्रीज करे। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x क्यूब, दोनों फंक्शन y इज इक्वल टू x, ग्राफ खींचो तो कैसा जाता है, सीधा, और y इज इक्वल टू x क्यूब भी लगातार इंक्रीज करेगा, तो y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू x क्यूब दोनों के दोनों लगातार आपके बढ़ते चले जाएंगे, तो ये दोनों कैसे फंक्शन है, इंक्रीजिंग, और दोनों इंक्रीजिंग है तो कैसे आएंगे, मोनोटॉनिक आएंगे। लिखना आर मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, ऐसे लिखना आर मोनोटॉनिकली, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, वेयर एज, जबकि, वेयर एज, whereas f of x is equal to x square is not, लिख देना उसी में, whereas f of x is equal to x square is not, जबकि ये आपका मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग नहीं है। तो ना तो आप इंक्रीजिंग हो ना तो आप डिक्रीजिंग हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप मोनोटोन की कैटेगरी से बाहर हो। मोनोटोन का मतलब होता है ना एक सुर में एक ही तरफ चलने वाला, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर थोड़ी देर घटता है फिर बढ़ने लगता है, तो इसका मतलब ये एक साथ एक लय में नहीं चल रहा है, बढ़ाव घटाव इसमें लगा हुआ है, तो इसीलिए मोनोटोन की कैटेगरी से बाहर जाएगा। हेडिंग डाल देना इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, वो इंटरवल जिसमें आपका फंक्शन मोनोटोन का नेचर रखेगा, यानी या तो आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा उसमें और या तो आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक, इसमें लिख लेना, लैंग्वेज है, बोल दें, ये याद रखना फंक्शन की मोनोटोनिसिटी हम उसके डोमेन में ही चेक करते हैं, तो जो इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी आएगा वो आपके डोमेन का सबसेट आएगा, या तो आपका फंक्शन अपने पूरे डोमेन में इंक्रीज करेगा या तो पूरे डोमेन में डिक्रीज करेगा या तो डोमेन के किसी टुकड़े पर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। एग्जांपल के तौर पर अभी जैसे मैंने लिखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन तो ये पूरा रियल नंबर का लाइन है कैपिटल आर, लेकिन अपने ही डोमेन के इस हिस्से पर ये डिक्रीजिंग है, तो ये जो इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी है यहां फंक्शन आपका क्या करेगा, डिक्रीज, और ये जो इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी है यहां उसका नेचर कैसा होगा, इंक्रीज का होगा। क्लियर हुआ, लिखना इसी बात को, बोले
एन इंटरवल बिलोंग टू द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, ऐसे लिखना, एन इंटरवल बिलोंग टू द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इन विच जिसमें कि इन विच एफ ऑफ एक्स हैज, इन विच एफ ऑफ एक्स हैव लिखना, हैव, इन विच एफ ऑफ एक्स हैव मोनोटॉनिक नेचर, इन विच एफ ऑफ एक्स हैव मोनोटॉनिक नेचर, ठीक, कॉमा, known as interval of monotonicity, known as interval of monotonicity, known as interval of monotonicity। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल, बस यही लास्ट होगा। चल रहे हैं, कुछ देर पढ़ेंगे, कुछ देर किताब नहीं पढ़ेंगे ना और दिमाग खराब होगा। एग्जाम्पल, हम जिस चीज के कीड़े हैं मेरे को वो चीज दूर हो चुकी है मुझसे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं पढ़ नहीं पा रहे किताब। मेजर थ्योरी की एक किताब है जेआह की, उसी को कंप्लीटली सॉल्व करने का टास्क लेकर के रखे हैं कि वो मेरी कंप्लीटली सॉल्व हो जाए। जेआह अच्छी किताब मानी जाती है। मेजर थ्योरी में आपने जेआह को पढ़ लिया ना, आपको मेजर थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से आ गई। और पूरे रियल एनालिसिस में मेरा सबसे कमजोर पोर्शन कोई है तो मेजर थ्योरी है, सबसे कमजोर पोर्शन, हम उसको खुलेआम एक्सेप्ट करते हैं। पूरी एनालिसिस में मुझको सबसे ज्यादा रोना आता है तो मेजर थ्योरी में रोना आता है। और हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई इंटरव्यू दें और उसमें मेजर थ्योरी मुझको रुला करके रख दें। हम जेआर की किताब एक तरफ से पूरी सॉल्व कर रहे हैं, एक तरफ से। अभी वो डिस्टर्ब होने लगा है। ये सब पार्शियल हो जाता है जब कोई किताब सामने खुलती है कि उसको सॉल्व करना है तो। जिस वक्त गैलियान का सुर चढ़ा था ना, 1 साल लगाए थे, 1 साल के अंदर 1.5 साल लगा था गैलियान खत्म किया। डेविड सिले का सुर चढ़ा हुआ था, 2 साल लगाए थे, लेकिन डेविड सिले निपटा दिए थे। अभी जेआह का सुर चढ़ा हुआ है, इसको निपटाना है। ये बड़ी बात नहीं कि आप किताब पूरी लगा ले रहे हो, किताब लगाना एक पार्शियल चीज है। मेन क्या है, उस किताब को लगाने के दौरान आप जितने कॉन्सेप्ट सीख रहे हो वो कॉन्सेप्ट पहली बार आपकी निगाह से गुजरेंगे। जब आप कॉन्सेप्ट सीखते हो ना तो आपकी थ्योरी का लेवल और आप ये को ना आपके नॉलेज का लेवल बहुत अच्छा चढ़ रहा होता है। वही तो यहाँ पर पूरी मेन है भाई। मेजर थ्योरी एमएससी की ब्रांच में, एमएससी की क्लास में टफ माना जाता है और उसी मेजर थ्योरी को सीखने के लिए आपको वक्त चाहिए। पीएचडी में मेजर थ्योरी पूछा जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि मेरा इंटरव्यू लें और मेजर थ्योरी में हमको एक बार फंसाएं बीएचयू वाले ना। 2015 में कनेक्टेडनेस कॉम्पैक्टनेस में फंसाए थे, उसके बाद मैंने उस पर मेहनत की। कनेक्टेडनेस कॉम्पैक्टनेस अब मेरा बिल्कुल भी हल्का नहीं रहेगा, अब वो मेरा सबसे ज्यादा मजबूत है। और अब हम नहीं चाहते हैं कि मेजर थ्योरी जैसे पोर्शन में फिर मुझको घुमा करके फंसाया जाए, वो नहीं चाहते। लिखना एग्जांपल में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग व्हेन, ऐसे शॉर्ट में लिख देना, व्हेन x बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 से इंफिनिटी, और फिर इज मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग व्हेन, जब कभी x बिलोंग टू किसमें, -इंफिनिटी से 0 पर। तो ये इंटरवल ऑफ मोनोटॉनिसिटी इंक्रीजिंग का है और ये किसका है, डिक्रीजिंग का। इन्हीं पर आज की तारीख में इसको रोक दो, इनको भी रोक दो।